तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूंग की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा। ब्रॉयलर मुर्गी पालन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। प्रदेश के किसान कम पानी और कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली मूंग की खेती इस समय कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीकों के आधार पर करना होगा। तो आप कैसे करें मूंग की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.ए. रब्बानी। भाई अब गर्मा मौसम शुरू हो गया है तो अब बहुत लोग जो है जो खास करके जो है गेहूं कटने के बाद लगाते हैं। जिसका खेत खरीफ में खाली रह गया तो वो भी जो है मूंग की जो खास करके मूंग की जो बुआई जो है गर्मा में अब लोग करते हैं और कुछ लोग अब करना शुरू भी कर दिए। तो ऐसे में किसान भाई जो इच्छुक हैं कि हम जो चाहते हैं कि हम अपना गर्मा में मूंग लगाएं, तो उसके लिए अभी बहुत अच्छी वैरायटी है जो IPM 205 जिसको विराट के नाम से भी जाना जाता है, या आपको SML 668 है। आप कोई भी मूंग वैसे, और जो लोग देसी भी मूंग करते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दो वैरायटी जो है अभी हमारे बिहार सरकार की तरफ से जो अभी अनुदान पे भी जो दिया जा रहा है, तो इसमें आप जो है इसका आप लेके इसको आप लगा सकते हैं। और इसका बीज दर जो है 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको रखना, यानी कि 8 kg पर एकड़ जो है आप बीज का आप बीज ले सकते हैं। और इसको जो है बीज इसको रोपने से पहले, बुआई करने से पहले जो आप इसका बीज शोधन करना अति आवश्यक होता है। तो आप इसको या तो केमिकल फंजीसाइड से या आप जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम से जो है आप इससे कर सकते हैं। जैसे आपको बेविस्टिन से आप जो 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब जो है आप इसका बीज उपचार करके आप इसको खेत में लगाएं, तो आपको बहुत से बहुत आपको फल और उपज प्राप्त होगा। मूंग की खेती के लिए दोमट से बलुअर दोमट भूमियां जिनका pH मान 7.0 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। इसके अलावा खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तक फील्ड प्रिपरेशन की बात है तो आप जो भी गेहूं या कटने के बाद या उसे जो भी प्रतीक है उसमें भी लगाना चाहे तो उससे खेत के जैसे जनरल जो आप देसी हल से या आप रोटावेटर से या कल्टीवेटर से खेत की अच्छी जुताई करें। और इसमें जो भी, क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसमें आप कोशिश करें कि इसमें जो भी है खेत समतल होना चाहिए। और इसमें किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम और गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। गोबर का खाद यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का उपयोग जो है दलहनी फसल में बहुत कम मात्रा में किया जाता है। और वैसे अगर आप चाहें तो इसमें 2 kg जो है DAP जो है प्रति एकड़ के हिसाब से, जो प्रति इकट्ठा के हिसाब से जो है आप इसमें दे सकते हो। किसान भाई बीज बुआई के समय एक विशेष ध्यान ये भी देना है कि अगर खेत में अगर आपको पर्याप्त नमी नहीं है तो हल्की सिंचाई करने के बाद ही जो है बीज का आप लगाएं, ताकि आपका जर्मिनेशन अच्छा हो सके, आपका बीज का जो मात्रा जो यूज करे उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हल के पीछे कतारों में बुआई करना उपयुक्त रहता है। तो मूंग फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनी करें। जहाँ तक रोपने का बात है, बिजाई का बात है, तो आप बहुत किसान जो है लाइन सोइंग भी करते, कोई छिटकवा विधि से करते, तो आपकी जो सुविधा हो आप उससे कर सकते हैं। मूंग की फसल में निंदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल व खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था मूंग में प्रथम 30 से 35 दिनों तक रहती है। इसलिए प्रथम निदाई गुड़ाई 15 से 20 दिनों पर और दूसरी 35 से 40 दिन पर करना चाहिए। लेकिन श्रमिक अधिक लगने से फसल की लागत बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में निंदा नियंत्रण के लिए निंदानाशक रसायन का छिड़काव करने से भी खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए आप पेंडिमिथिलीन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करने पर मूंग की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज भारत में ब्रॉयलर फार्मिंग एक सुविकसित व्यवसाय के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन कम समय में अधिक आय देने वाला व्यवसाय है, जिसे छोटे किसान भी आसानी से कर सकते हैं। ब्रॉयलर मुर्गी पालन मांस के लिए किया जाता है, जिसकी मांग बाजार में हमेशा रहती है। अगर आप भी ब्रॉयलर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल हुदा से। पालन कम समय में किसानों के लिए अत्यधिक आमदनी का एक बढ़िया स्रोत है। किसान भाई आसानी से ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर सकते हैं, जहां ग्रामीण परिवेश में किसान बहुत कम लागत से इसके घर का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रॉयलर मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट ज़मीन की आवश्यकता होती है, इस हिसाब से आप मुर्गी के घर का निर्माण आप कर सकते हैं। मुर्गी के घर के निर्माण में हमको ये हमेशा ध्यान देना है कि मुर्गी का घर जो है हमेशा जो है हवादार हो, ऊंची जगह पर हो, जहां पानी नहीं आता हो। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है, और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं।
कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। ब्रॉयलर मुर्गी पालन मुख्य रूप से हम एक विधि से करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डीप लीटर सिस्टम। इसमें लीटर के मतलब होता है या तो आप लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करते हो या धान की खुल्ली इस्तेमाल करते हो, जो आपको सुविधा हो। बेडिंग मटेरियल के रूप में, बिछावन के रूप में आप उसको इस्तेमाल करें। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मुर्गी के चूज़ों का चयन, तो अभी कॉप 430 और कॉप 400 किसानों के बीच में काफ़ी अच्छा कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभिक अवस्था में ब्रॉयलर मुर्गी के चूजे का देखभाल, अभी तो ध्यान में ये रखना है कि कभी भी हम जब बच्चा लाते हैं तो उससे पहले हम ब्रूडर रूम का तैयारी कर लेंगे। ब्रूडर रूम की तैयारी में हमें करना है कि कम जगह में मुर्गी के बच्चे को रखना है और उसमें तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। ब्रूडर रूम में आप लाइट की व्यवस्था कर लें, अगर गंदा रूम है तो उसमें चूने की पुताई कर लें। इस तरह से आप बिल्कुल इंसेक्ट्स, लार्वा जो मॉस्किटोज़ के होते हैं, ये सब चीज़ें कर लेने से वो सब मर जाते हैं और आपके रूम एक स्वच्छ रूम बन जाता है। उसके उपरांत आप क्या करें कि लकड़ी के बुरादे के ऊपर बच्चा आने से पहले आप एक पेपर शीट डाल दें, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है वो लगभग 36 से 72 घंटे देर से आपके पास पहुंचता है, वो काफ़ी भूखा होता है और सीधे आप लकड़ी के बुरादे पर आप उसको रख देंगे तो वो मुंह से खा लेगा, उसका नाक मुंह चौक कर जाएगा और इस संख्या में बच्चे मर जाती है। इससे बचाव के लिए आप लकड़ी के बुरादे के ऊपर पेपर बिछा दें। उसके उपरांत अभी अब मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है तो अच्छा होगा कि थोड़ा सा गुड़ और पानी का घोल बना करके पहले से उसमें रखें और उसके बाद बारी बारी से बच्चे को उसमें प्रवेश करने दें। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। उसके बाद आप दली हुई मकई, पीली मकई सिर्फ आप पेपर पर भी बिछा सकते हैं या फिर जो मुर्गी का दाना देने का फीडर होता है उसमें रख सकते हैं, जो आपको सुविधा हो। साधारणतः हम लोग करते हैं कि पेपर पर ही छीट देते हैं, पहले दिन सिर्फ आप मकई का दर्रा दें। उसके बाद मार्केट में प्री स्टार्टर और स्टार्टर 2 किस्म के दाने आते हैं। आप प्रारंभिक 3 से 4 दिन प्री स्टार्टर दाने आप उसको उसके बाद दें। दूसरे दिन अगर आपकी पेपर जो आपने बिछाया गीला हो गया है तो आप उसको हटा के, पहले दिन भी गीला हो गया तो उसको हटा दें, अगर दूसरे दिन भी गीला है तो उसको हटा दें। उसके बाद उस पेपर की आवश्यकता नहीं है, पेपर को हटा दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आप कोशिश करिएगा कि जब गर्मियाँ, ब्रॉयलर में खास करके जब गर्मियाँ बहुत होती है तो दिन में मुर्गियों को खाने में बड़ी दिक्कत होती है और कंजम्पशन उसका घट जाता है। तो आप क्या करें कि जब अंधेरा हो जाता है या अर्ली मॉर्निंग में उसकी फीडिंग की व्यवस्था करें, जब सामान्य तापमान रहता है उस समय, और फ्रेश वाटर हमेशा इस्तेमाल करें तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अत्यधिक गर्म के समय में आप अगर बड़े पैमाने पर ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो ऊपर आप झरना लगा सकते हैं। घर के पर्दों पर, खिड़कियों पर, गर्मी के अत्यधिक गर्मियों के दिनों में घर के पर्दों पर आप जो है पानी का छिड़काव करें, जिससे उसमें नमी बनी रहेगी। हमेशा तापमान को हम लोगों को ध्यान में रहना है। जब आप दूसरे दिन आप मुर्गी का चूज़ा ले आते हैं तो आप क्या करें कि दूसरे दिन ज़रूर उसको रानीखेत का टीका 1 बूंद आँख में ज़रूर डाल दें और पुनः ये टीका 15वें दिन आप उस मुर्गी को डाल दें, क्योंकि हम लोग साधारणतः 30 से 36 दिनों के बाद ब्रॉयलर मुर्गियों को हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, इसीलिए अन्य टीके की हमको आवश्यकता नहीं होती है। 500
ब्रॉयलर मुर्गियाँ आप अगर पालते हैं तो आपको मिनिमम 4,000 रुपये तक का शुद्ध लाभ मिल सकता है। और अगर आपकी मार्केटिंग स्किल अच्छी है तो आप 8,000 से 12,000 तक की भी आमदनी उसमें कर सकते हैं। देखिए किसान भाई, अगर आप ये व्यवस्था कर सकते हैं कि खुद का भी अगर आप एक कटिंग सेंटर और लोकल सेंटर आप अपने यहाँ से भी लोकल सेलिंग की व्यवस्था कर लेते हैं तो ये आपकी आय लगभग 1.5 गुनी हो जाएगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं हरा चारा उगाने की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में, जिसमें किसान कम जगह में साल भर हरा चारा उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी है। साथ ही पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उगाएं इस तकनीक से हरा चारा, इसकी जानकारी के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम हो। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या फिर बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि में चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक के एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुना 1.5 फीट गुना 3 इंच होती है। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारा के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की होती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। किसान हरा चारा उगाने वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बिजली से चलती है और इस मशीन में तापमान और आर्द्रता स्वतः ही नियंत्रित होते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, लेकिन पशुपालकों के लिए काफी उपयोगी होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास चारे को उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी की कमी होती है। इस विधि में चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होती है तो पौधे गलने लगते हैं और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि चारा उगाने के लाभों पर।
तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है। साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित होती है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चकनौर, जिला समस्तीपुर के कृषक शशि कुमार ने। ये स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शशि कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। दूध, आप सभी जानते हैं कि दूध बहुत ही पौष्टिक चीज़ है। किसान भाइयों, ये दूध जो है उसी तरह से बैक्टीरिया, विषाणु जितने भी हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा जगह होता है, तो वो आसानी से उसमें पनप सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने दूध को जो भी उत्पादन करें उसका स्वच्छ होना बहुत ही आवश्यकता है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जहाँ पर जानवर को रख रहे हैं उस जानवर को रखने की जगह को अच्छी तरह से सफाई उसकी होनी ज़रूरी है। आप अगर फर्श पक्का है आपका तो निश्चित रूप से उसको वॉश करें, धोएं, और धोने में आप उसमें डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल करें, आप उसमें फिनाइल वगैरह का भी इस्तेमाल करें। मक्खी का प्रकोप है वो कम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं उस जगह को बिल्कुल साफ रखना है। और धोने में आप अगर इसको किसी भी तरह से केवल सिंपल भी धो रहे हैं तो आप उसको धो लें, और थन में पोटासियम परमैंगनेट, ये एक जो सोल्यूशन आता है वो ज़रूर रखें। पोटासियम परमैंगनेट से धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं तो एक छोटे से कपड़ा में, रुमाल में आप रख के और उसमें पोटासियम परमैंगनेट से पोंछ दें थन को। तो ये धोने से आपका जो किसी तरह का कीटाणु जो होता है, किसी तरह का जीवाणु जो होता है, उस पर आप कार पा सकते हैं और दूध जो होगा वो स्वच्छ होगा। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि गांव में आप दूध नहीं दूहते हैं, एक कोई ग्वाला होता है जो कि दूध यहाँ भी दूहा वहाँ भी दूहा, दूसरे जगह की गंदगी को लेके आ गया, दूसरे जगह की कोई बीमारी है उसको लेके चला आया। आपके जानवर में बीमारी फैलाने का भी काम कभी कभी करते हैं, दूसरे जगह से बीमारी लेके आया और यहाँ फैला दिए। इसलिए जब भी दूधिया आपके पास आते हैं दूध दूहने के लिए तो उनकी सफाई बहुत ही ज़रूरी है। आप आएँ और डिटॉल अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो वो डिटॉल से हाथ धोने के लिए वो सबसे बढ़िया होता है। वो उसके बाद वो दूध दूहने के लिए जाएं। और दूध दूहने में भी जो उनका जो ये है कि बहुत तेज़ी से वो दूध दूहने के चक्कर में वो नकलिंग करते हैं और उसमें वो अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अंगूठे का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसके प्रेशर से क्या होता है कि गाय में थनैला बीमारी हो सकती है, और थनैला बीमारी अगर हो जाएगी तो फिर वो जानवर का दूध पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि दूध दूहने वाले जो हैं वो हमेशा जो दूध को है वो इस तरह से फुल हैंड मिल्किंग इसको बोलते हैं कि पूरे हाथ का इस्तेमाल करके उसको दूहना है। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर
गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दूहना चाहिए। क्योंकि अगर गुंबदकार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गंदगी, बाहर की गंदगी कम से कम गिरेगी। और दूसरा ये है कि दूध दूहने के लिए जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस बर्तन को साफ रहना जरूरी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोशिश ये करना है कि उसको जल्दी से जल्दी या तो उसको डिस्पोजअप कर दें, या अगर नहीं डिस्पोजअप कर सकते हैं तुरंत, तो उसको ठंडा करके रखें। इन सब चीज़ पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। और अभी स्वच्छ दूध उत्पादन पे जो बात हुई, हमें निश्चित रूप से ध्यान है कि आप इसको ध्यान रखेंगे और स्वच्छ दूध उत्पादन रखेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे, और आपने जो भी आपके दूध पीने वाले जो हैं उनको भी आप किसी भी तरह से बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार भाई। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।